बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है 2014 में बीएसएनएल था, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी थी ना। आज बीएसएनएल 2024 है, 20 मार्च है, ठीक है। बीएसएनएल 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है। 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। बीएसएनएल को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। बीएसएनएल ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं। बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा। उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर हैं बीएसएनएल के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी। एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 बीएसएनएल के टावर वो यूज कर रहा है। खटपट 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 खटपट। बीएसएनएल की स्थापना सरकार ने साल 2000 में ही कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे मोबाइल सर्विस देने में 2 साल का वक्त लग गया। लेकिन इंतजार की ये घड़ियां भी समाप्त हो जाती हैं। 19 अक्टूबर 2002 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत कर दी। बीएसएनएल ने आते ही इनकमिंग कॉल्स को मुफ्त कर दिया और आउटगोइंग कॉल्स की कीमतों को 1.5 रुपए पर लाकर रख दिया। बीएसएनएल के आते ही प्राइवेट कंपनियों की जड़ें हिलने लगी। ये वो वक्त था जब बीएसएनएल के सिम कार्ड लेने के लिए कई किलोमीटर की लाइनें लगती थीं। बीएसएनएल के अधिकारियों को इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ती थी। बीएसएनएल की सेवाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि लॉन्च के कुछ महीने के बाद ही बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल सेवा कंपनी बन गई। और अभी तो रुको, साल 2014 में मोदी सरकार आई तो लगा कि बीएसएनएल के दिन सुधरेंगे, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। पहले जो बीएसएनएल घाटे से जूझ रही थी, अब वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। सरकार ने बीएसएनएल को बचाने के बजाय उसे बेचने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसा कि बाकी क्षेत्रों के साथ आज हो रहा है। मोदी सरकार के आने के वक्त बीएसएनएल का जो घाटा 7,000 करोड़ रुपए करीब था, वो 2020 में बढ़कर 15,500 करोड़ रुपए करीब पहुंच चुका है, यानी 2 गुने से भी अधिक। यहां एक बात गौर करने की है कि मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये घाटा बढ़ता ही गया है। इस घाटे के चरमोत्कर्ष के पीछे का बड़ा कारण साल 2016 में जियो का आना रहा। जियो ने ही बीएसएनएल समेत बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का भी खेल बिगाड़ा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बीएसएनएल का देश भर में 8.19 लाख किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर है, जबकि जियो के पास मात्र 3.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर है। कहां 8.19 लाख, कहां 3.2 लाख किलोमीटर। टावर भी बीएसएनएल के पास सबसे ज्यादा हैं। बीएसएनएल के लगभग 67,300 टावर्स का इस्तेमाल जियो कर रहा है। सरकार ने बीएसएनएल के टावर्स को उपयोग की परमिशन जियो को बड़ी ही आसानी से दे दी। पहले ये टावर्स किराए पर दिए गए, अब इन टावर्स को बेचा जा रहा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन आज वही बीएसएनएल कहां है? वो बीएसएनएल कहां चली गई? आज उस बीएसएनएल की स्थिति क्या है? मोदी सरकार में बीएसएनएल के साथ क्या हुआ? पहले 2G, फिर 3G, उसके बाद 4G और आज अब 5G आ चुका है। लेकिन बीएसएनएल टेक्नोलॉजी की इस रेस में कहां पिछड़ गई, या कहें कि उसे जानबूझकर पीछे धकेला गया, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाना था। साल 2016 में 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो बीएसएनएल को बाहर रखा गया। बीएसएनएल के मैनेजमेंट ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए 17 बार पत्र लिखे, लेकिन बीएसएनएल के हाथ कुछ नहीं आया। बीएसएनएल का नारा है कनेक्टिंग इंडिया, लेकिन ऐसे लगता है जैसे अंबानी की जियो कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बीएसएनएल का ही कनेक्शन काट दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। मोदी सरकार की कुछ नीतियां भी ऐसी रहीं जिन्होंने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को फायदा पहुंचाया। साल 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो जियो के आने से कॉलिंग मुफ्त हो गई और डाटा करीब 95% तक सस्ता हो गया। इसके कारण लोग बाकी सिम छोड़कर जियो की तरफ भागने लगे। जियो का ग्राहक बेस काफी बढ़ गया, लेकिन यहां जियो को आईयूसी नियम की वजह से नुकसान हो रहा था। लेकिन यहां भी सरकार ने ट्राई के नियम बदलकर ये जियो को फायदा पहुंचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आईयूसी नियम क्या होते हैं, इसमें क्या बदलाव किए गए जिसका फायदा जियो को हुआ।
दरअसल IUC का मतलब होता है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। ये चार्ज एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर को देना पड़ता है। ये चार्ज तब दिया जाता है जब किसी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को कॉल की जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप जियो की सिम से किसी एयरटेल की सिम वाले पर कॉल करेंगे तो इसके लिए जियो कंपनी एयरटेल को पैसे देगी। जियो यूजर्स की कॉलिंग फ्री होने के चलते दूसरे नेटवर्क यूज करने वाले यूजर्स, मान के चलिए एयरटेल या बाकी कंपनी के जो यूजर्स थे, वे अब मिस कॉल देने लगे ताकि जियो वाले कॉल वापस कर लें। इस वजह से जियो यूजर्स को कॉल करनी पड़ती थी और चूंकि ये बड़े स्तर पर ट्रेंड बन चुका था, इसलिए जियो के नेटवर्क से कॉलिंग की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके चलते जियो को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। वॉइस कॉल फ्री होने के चलते जियो के ग्राहक लंबी आउटगोइंग कॉल्स कर रहे थे, जिसे 2 मिनट की बात करनी होती थी, वो अब आधे घंटे के लिए बाबू सोना करने लगा। इसका नुकसान जियो कंपनी को हो रहा था क्योंकि जियो को बाकी कंपनियों को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जियो लॉन्च के 1 साल बाद ही साल 2017 में सरकार ने ये नियम भी बदल दिया। पहले इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज जो 14 पैसे प्रति मिनट हुआ करता था, अब नए नियम के तहत इसे 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया गया, यानी आधे से अधिक घटा दिया गया, जिससे जियो को तो फायदा हुआ लेकिन एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और BSNL जैसी कंपनियां गड्ढे में चली गई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साल 2016 में जियो के आने से पहले BSNL अपने एक यूजर से एक महीने में करीब 118 रुपए का रेवेन्यू कमाती थी। वहीं बाकी प्राइवेट कंपनियां एक यूजर से एक महीने में औसतन 126 रुपए कमा रही थी। लेकिन साल 2016 में जियो कंपनी आ गई। जियो ने लोगों को सस्ते प्लान्स बांटे, जिस कारण बाकी प्राइवेट कंपनियों और BSNL को भी अपने प्लान्स के दाम घटाने पड़े। इससे सभी प्राइवेट कंपनियों को जो एक यूजर से एक महीने में कमा पाती थी, उस राशि में घाटा हुआ उन्हें। लेकिन BSNL को इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद जियो ने फिर से रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, तो बाकी प्राइवेट कंपनियों ने भी रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उनके एक यूजर से जो एक महीने की कमाई होती थी, वो औसतन 136 रुपए हो गई। एक तरह से वे वापस अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन BSNL ऐसा नहीं कर सकी। आज BSNL की कमाई मात्र 53 रुपए पर गिरकर आ गई। शर्म है कुछ शर्म आया है। BSNL के कर्मचारियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कांग्रेस सरकार के समय की लाल फीताशाही के बाद मोदी सरकार की नीतियों के कारण आज BSNL और MTNL जैसी सरकारी कंपनियों का बाजार में हिस्सा मात्र 10% रह गया है। वहीं प्राइवेट कंपनियां बाजार के 90% हिस्से पर कब्जा कर चुकी हैं। भले ही जियो कंपनी मुनाफा कमा रही है, लेकिन नौकरियां देने में ये कंपनियां BSNL के आसपास भी नहीं है। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। प्राइवेट कंपनियों का पूरा फोकस मुनाफे पर होता है, जिसका लाभ 1-2 उद्योगपतियों को ही मिलता है। इसलिए सरकारी कंपनियों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जिस BSNL को बचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी थी, उस सरकार ने BSNL को बेचने की जिम्मेदारी उठा रखी है। सरकार ईमानदारी से काम करती तो BSNL को ही जियो के बराबर में खड़ा कर सकती थी। BSNL के ही संसाधनों को यूज करके, उसके टावरों को यूज करके आज जियो शीर्ष पर बैठी है और अपने संसाधनों के बाद भी BSNL अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।